नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस के क्लासेस में। आज हम बात करेंगे खालसा व्यवस्था में, जो एक एकता व्यवस्था का ही रूप है। मध्यकालीन भारत में एकता व्यवस्था और खालसा व्यवस्था दो बहुत प्रचलित व्यवस्था रही, जिससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। छोटे एग्जामों में एकता व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है और बड़े एग्जामों में जैसे स्टेट पीसीएस, आईएएस, दोनों में डिफरेंस पूछता है। एकता व्यवस्था के क्या लक्षण थे, खालसा व्यवस्था के क्या लक्षण थे, आज उन्हीं पहलू पर हम चर्चा करेंगे। और अपनी थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जो है पहले पार्ट में खालसा व्यवस्था को देखेंगे और अगले पार्ट में हम लोग एकता व्यवस्था को देखेंगे। इस व्यवस्था को आप पढ़ने के बाद भी आपको पढ़ने के बाद जो है खालसा व्यवस्था कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो है अपना सीधा स्क्रीनशॉट लें और इस व्यवस्था के बारे में जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है अपने नोट कर डालें। चलिए बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत में एकता व्यवस्था थी क्या। तो मध्यकालीन भारत में एकता व्यवस्था और खालसा व्यवस्था दोनों में ही पूरा का पूरा जो साम्राज्य बटा हुआ था, जिसमें विशेष रूप से देखा जाए तो लोदियों का जो शासनकाल था वो खालसा व्यवस्था पर अपने अच्छे से काम कर पा रहा था। इससे पहले हम देखें तो एक दीवाने वजारत विभाग हुआ करता था, जिसको हम राजस्व मंत्रालय के नाम से जानते हैं। बलवन के समय में यह विभाग सैन्य विभाग से अलग कर दिया गया था। सैन्य विभाग अर्थात दीवाने आदि से अलग कर दिया गया दीवाने वजारत के नाम से। और यह जो व्यवस्था थी यह सीधे दीवाने वजारत जो मंत्रालय हुआ करता था अर्थात जो विभाग हुआ करता था उसके सीधे अधीन आती थी। था क्या भाई इस व्यवस्था में? इस व्यवस्था में था ये कि जो खालसा भूमियां हुआ करती थी उनसे धन वसूला जाता था। धन वसूलने के लिए एक जो है प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। प्रतिनिधि नियुक्त करता था, कौन करता था प्रतिनिधि नियुक्त? तो सुल्तान करता था। सुल्तान का बड़ा महत्व था हर मामले में, क्योंकि उसको भी उससे राजस्व मिलता था। तो जो सुल्तान था वो सिकदार को नियुक्त करता था। सिकदार, ये सिकदार या कोई और प्रतिनिधि भी हो सकता था, लेकिन असामान्य तौर पर सिकदार ही होता था, क्योंकि सिकदार के पास जो है सेना रखने की क्षमता होती थी। सेना वो कितनी रख सकता था? तो सेना वो 5,000 से लेकर 10,000 घुड़सवार तक रख सकता था, अर्थात सवार तक रख सकता था। लेकिन सिकदार को वेतन तक क्या मिलता था? भाई सिकदार को क्या वेतन मिलता था? तो भाई सिकदार को वेतन का जो है, जो खालसा भूमि से अगर धन वसूल लेता था तो 20% से ज्यादा उसका वेतन है। तो ऐसी स्थिति में सिकदार को जो है खालसा भूमि से वसूले गए धन से वेतन नहीं दिया जाता था। अगर वेतन 20% से कम होता था खालसा भूमि का तो सिकदार को भी जो है राजकोष से वेतन दिया जा सकता था। तो यह सुल्तान का एक फरमान था या आदेश था और अपनी नियमावली थी उसकी सुल्तान की, क्योंकि ये शरिया कानून पर आधारित थे उस समय। चाहे लोदियों का काल रहा हो, चाहे बलवन का समय रहा हो, चाहे इल्तुतमिश का समय रहा हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का समय रहा हो। तो सल्तनत काल में जो है सुल्तान का आदेश बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर हम बात करें तो वास्तव में देखा जाए तो दूसरा आदेश क्या था सुल्तान का? भाई सुल्तान का दूसरा आदेश यह था कि अगर कोई भी सिकदार या कोई अन्य कोई प्रतिनिधि है अगर खालसा भूमि से धन वसूली करेगा तो वह अपने साथ जो है सैनिकों की एक बड़ी इकाई रख सकता है। क्यों? कि धन, इसका मतलब यह हुआ, हो सकता है कि धन जो है जबरन से वसूल किया जाता हो, या फिर हो सकता है कि सुल्तान के आदेश के अनुसार वसूला जाता हो। तो वह कितने रख सकता था? तो वह 5,000 से लेकर मैंने बताया जैसा कि 10,000 तक रख सकता था। लेकिन एक खान नामक अधिकारी होता था, अधिन्यासी पद होता था इस मध्यकालीन भारत में, जिसके पास खुद की सेना होती थी, वह भी एक खान। तो सबसे अंत में खान आता था जिसके पास जो सैनिकों की बड़ी इकाई हुआ करती थी और जिसको कभी कभी मुक्ता या वजहदार कहा जाता था। मुक्ता या वजहदार कहा जाता था। अगर देखा जाए तो
खालसा जो व्यवस्था थी लोधी काल में अपने चरम सीमा पर थी और इसने जो व्यवस्था थी उसको परगनों में बांट रखा था। परगने परगने का जो मुखिया होता था वो मूल रूप से सिकदार होता था। अगर हम बात करें तो यह व्यवस्था लोधी काल में जो राजकोषीय बढ़ावा या राजकोषीय वित्त को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सहायक हुई। और अगर आप इस पर कहें, इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि लोधियों की या मध्यकालीन भारत में एक आय का जरिया खालसा भूमि या खालसा व्यवस्था भी थी।